इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ बिछाए जाल में खुद ही फंसी बीजेपी की। इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। मनरेगा का नाम बदलने पर संसद में मचे बवाल की। देखेंगे 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी की गई एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को। बिहार एसआईआर पर अब क्यों मचा हुआ है बवाल, जानेंगे सोनिया गांधी को फंसाने की साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर छिड़े विवाद को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने सीएम ममता बनर्जी को सौंपा इस्तीफा। मेसी के इवेंट में हुए हंगामे की ली जिम्मेदारी। अब खेल मंत्रालय का काम भी देखेंगी सीएम ममता। गोवा नाइट क्लब मामले के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा पहुंचे दिल्ली। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। गोवा पुलिस करेगी पूछताछ। जस्टिस यशवंत मामले में सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस। पूछा, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नामंजूर, फिर जांच पैनल क्यों बनाया। 7 जनवरी को होगी मामले में सुनवाई। जस्टिस के घर में मिला था कैश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, हांसी को जिला घोषित करने का किया ऐलान। 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। और शेयर बाजार में गिरावट, 533 अंकों की गिरावट के साथ 84,679 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वही 167 अंकों की गिरावट के साथ 25,860 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है, तो वहीं बीजेपी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसका दांव पूरी तरह फेल हो गया है। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवालों की बौछार की जा रही है। तो क्या है कोर्ट का फैसला और इस पर कैसे घिर गई बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस मामले को लेकर पूरी बीजेपी 10 साल से कांग्रेस को घेर रही थी, जिस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं को आरोपी बनाने की कोशिश की गई, कोर्ट ने उसी मामले में कह दिया है कि ये तो कोई मामला ही नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने तक से मना कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है। इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी बनाए रखने योग्य नहीं है। ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी समन आदेशों पर टिका है, न कि किसी एफआईआर पर। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब कोई एफआईआर ही नहीं थी, तो फिर ईडी इस मामले की जांच किसके दबाव में कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की आय का कोई मामला नहीं और संपत्ति की आवाजाही का कोई मामला नहीं। ये सभी निराधार आरोप राजनीतिक बदले की भावना, दुष्प्रचार, मानहानि और ऐसे अभियान का हिस्सा थे जो आज विफल हो गया है। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड पहले से ही सियासत का केंद्र बना रहा है। इसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की ओर से किया गया था। आर्थिक संकट के कारण 2008 में अखबार बंद कर दिया गया और बाद में इसे नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की गई। यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हिस्सेदार हैं, और इसी के आधार पर बीजेपी के दबाव में केस दायर किया गया था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में आए कोर्ट के फैसले से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो सवाल मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी उठ रहे हैं। मोदी सरकार पर अभी तक मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इसे खत्म करने की साजिश शुरू हो गई है। संसद में इससे जुड़ा बिल भारी शोर शराबे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश भी कर दिया है। तो क्या है इस बिल में, जिसे लेकर भड़का विपक्ष, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस का जीता जागता स्मारक कह दिया था। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की इस योजना को कमजोर करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जल्दी ही पीएम मोदी को मनरेगा की ताकत का एहसास हो गया। 2020 में कोविड के दौरान मनरेगा ने ही देश को संभाला। मनरेगा को मोदी सरकार खत्म नहीं कर पाई तो इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम पहले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने पर बवाल मच गया। विपक्ष ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या आसाराम बापू के नाम पर मनरेगा का नाम कर दिया गया है।
इसके बाद अब मोदी सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BVG रामजी योजना ले आई है। संसद में इससे जुड़ा बिल पेश कर दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेहरू के बाद अब महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजनाएं भी नरेंद्र मोदी की सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमदा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देती थी। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 90% था। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में 40% बजट सभी राज्य सरकारों को देना होगा। यानी योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, केंद्र ने अपना बजट भी कम कर दिया है। इसे लेकर मोदी सरकार के सहयोगियों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के वित्त योजना और विधायी कार्य मंत्री पय्याबुला केशव ने कहा है कि फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्त पोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। इस बीच विधेयक का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने 17 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अपने ही फैसले को लेकर बीजेपी खुद ही घिरती दिखाई दे रही है तो SIR पर भी बवाल जारी है। एक बार फिर SIR के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया और साथ ही SIR के तहत जिन नामों को हटाने का प्रस्ताव है उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिन नामों को हटाने का प्रस्ताव है उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल SIR का फाइनल डेटा सामने आ गया है, जिसके मुताबिक राज्य से 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12,20,38 लाख वोटर लापता हैं। तो वहीं राजस्थान में 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिनमें 24,80,000 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4,57,000 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अलावा 8,75,000 मतदाताओं की जान जा चुकी है और 3,44,000 नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। वहीं अन्य कारणों के तहत 26,48,000 नामों को हटाया गया है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ ड्राफ्ट SIR में 110 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। वहीं करीब 85,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। बता दें कि पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7,64,000 दर्ज की गई है। जैसा आप जानते हैं कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का ये पहला चरण है, जिसमें ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। जिनका नाम सूची में नहीं है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। साथ ही इन 5 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची अगले हफ्ते जारी की जाएगी। बिहार SIR पर विवाद खत्म हुआ भी नहीं था कि अब इन 5 राज्यों की भी ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार में भले ही SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन अब भी विपक्ष इससे सहमत नहीं है। SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच बिहार SIR पर मीडिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिससे ये सवाल और गहराते दिखाई दिए। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हाल ही में हुए SIR से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के केंद्रीय पोर्टल से प्री फिल्ड यानी पहले से भरे हुए नोटिस जारी होने का मामला सामने आया है, जिससे नया कानूनी और राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। मुख्य विवाद अधिकार क्षेत्र को लेकर है, क्योंकि कानूनन ये शक्ति सिर्फ स्थानीय अधिकारियों के पास है। आइए समझते हैं कि ये मामला क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में बिहार के निर्वाचन निबंधन अधिकारियों यानी EROs के लॉगिन आईडी पर अचानक हजारों की संख्या में नोटिस दिखने लगे। ये नोटिस उन वोटर्स के लिए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा हो चुके थे। हैरानी की बात तो ये है कि इन नोटिस पर EROs के नाम तो थे, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर जनरेट नहीं किया गया था। वो दिल्ली के केंद्रीय सर्वर से प्री पॉपुलेटेड होकर आए थे। इसे कानून और इस प्रक्रिया का उल्लंघन बताया जा रहा है।
दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किसी वोटर की पात्रता पर संदेह करने और उसे नोटिस भेजने का अधिकार सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ को है। केंद्रीय आयोग सीधे किसी भी वोटर को जांच के दायरे में नहीं डाल सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है, लेकिन बिहार का यह मामला बताता है कि प्रक्रिया का केंद्रीकरण किया गया, जो कि कानूनी ढांचे के खिलाफ है। इन नोटिसों में संदेह का कारण पहले से ही टिक किया हुआ था, यानी दस्तावेज अधूरे या त्रुटिपूर्ण हैं, जबकि नियम के मुताबिक अधिकारी को अपनी जांच के बाद स्वयं कारण दर्ज करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिवान और पटना जैसे जिलों में कई वोटर्स को ये नोटिस मिले। कई ईआरओज ने इन नोटिस पर कार्रवाई करने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके वैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस लॉजिकल एरर के नाम पर जनरेट किए गए थे, लेकिन इनमें स्पष्टता की कमी थी। कई वोटरों को सुनवाई से महज 2 दिन पहले ये नोटिस मिले, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भविष्य में केंद्रीय स्तर से ऐसे हस्तक्षेप बढ़ते हैं तो ये चुनावी प्रक्रिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल बीजेपी की मंशा पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीसीसी चीफ सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से नेहरू की चिट्ठी ले जाने के आरोप लगाए गए, लेकिन अब सरकार की तरफ से ही इन आरोपों का भंडाफोड़ कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी खुद ही गिरती दिखाई दी। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष अक्सर ही बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाता रहता है, और अब हाल ही में ये दावा सच भी साबित हो गया, जिससे बीजेपी की न सिर्फ हर तरफ किरकिरी हो रही है, बल्कि उसकी मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML से पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज निकलवा लिए हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने संसद में इसे लेकर सवाल पूछ लिया, लेकिन ये सवाल अब बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। संस्कृति मंत्रालय ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि संग्रहालय से नेहरू जी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है। सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी PMML से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। ये कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब हैं? इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने कहा कि ये बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सबके सामने आ गया है। बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए खबरें चलाई गई। क्या मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। संस्कृति मंत्रालय के इस जवाब ने खुद सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने तो सीधे पीएम मोदी से ही माफी की मांग कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस पर कोई सफाई पेश करती है या चुप्पी साधे रहती है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है, जबकि नीतीश कुमार से तो इस्तीफा ही मांग लिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी हरकत के लिए चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक महिला का हिजाब खींच दिया, जिस पर बवाल मच गया है। एक बार फिर नीतीश की सेहत पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने उनके इस बर्ताव की कड़ी निंदा की है, यहाँ तक कि इस्तीफा भी मांग लिया। तो कैसे अपने ही एक्शंस पर मुश्किलों से घिरे सीएम नीतीश, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर बुरी तरह से गिर गए। अपनी इस हरकत की वजह से सीएम विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं और उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बता रही हैं। बिहार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा, ये क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव इस तरह के बयान दे चुके हैं। तेजस्वी ने कई बार कहा है कि सीएम नीतीश अचेत अवस्था में है, और अब उनकी हालिया हरकत ने ये साबित भी कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है।
सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये घटियापन माफी के लायक नहीं है। यानी साफ है, कांग्रेस ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है, लेकिन बीजेपी या जेडीयू दोनों ही इस मामले में कोई सफाई नहीं दे पा रही है। ऐसे में नीतीश और उनकी सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर छिड़े विवाद को। शिवसेना यूबीटी ने चुनाव की तारीखों में जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उधर सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक की सियासत में हलचल बढ़ गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। Hey there. किया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक दिन पहले बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। इन निकायों की कुल 2869 सीटों पर 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 16 जनवरी को किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं अब इन सबके बीच चुनाव की तारीखों के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किए बिना चुनाव का ऐलान करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रहार है। उनका आरोप है कि आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। और इन सब के बीच संजय राउत ने कहा कि हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, नासिक जैसी बड़ी म्युनिसिपैलिटी में मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरी जगहों पर दोनों पार्टियों के लोकल लेवल के एक्टिविस्ट फैसले लेंगे, लेकिन ये लड़ाई 29 म्युनिसिपैलिटी से ज्यादा मुंबई के बारे में है। यूनाइटेड महाराष्ट्र की मुख्य लड़ाई मुंबई के लिए थी। ये मुंबई के महाराष्ट्र में रहने के लिए थी। यूनाइटेड महाराष्ट्र की लड़ाई 1956 में शुरू हुई थी। इसके लिए 106 लोगों ने कुर्बानी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद होने जा रहे ये चुनाव सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र होंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार मुंबई और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर एक साथ आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अजित पवार इस बार महायुति से अलग होकर मैदान में उतरे हैं, जिससे बीएमसी चुनाव और दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव में 3 करोड़ 48 लाख वोटर 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालेंगे। इधर दिल्ली में राजनीतिक हलचल भी तेज है, जहां सुप्रिया सुले के बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। अब यह तय है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख